स्टूडियो में हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जगदलपुर से मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं। आप तीनों का इस पैनल के ऊपर हम स्वागत करते हैं। मनीष जी, पहले सीधा आपके पास आते हैं, क्या माहौल बस्तर में है? नेशनल लेवल पर एक एजेंडा सेट किया गया है, राष्ट्रवाद बनाम बाकी मुद्दे अलग कर दिए गए। दूसरी तरफ एक नक्सल घटनाक्रम घटा, बड़ा सवाल था कितना असर पड़ेगा, क्या अब आप देख पा रहे हैं? देखिए, बस्तर की जहाँ तक स्थिति है, प्रथम चरण में जो मतदान हो रहा है, बस्तर लोकसभा को पहले चरण में शामिल किया गया है। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले का जो घटनाक्रम है, जिसमें दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने टारगेट किया और एक हादसे में उनके साथ 5 लोगों की मौत हो गई। निश्चित रूप से इस घटनाक्रम का बस्तर के जनमानस पर भी असर पड़ा है। अंदरूनी इलाकों में इस बार चूँकि पहले के मुकाबले फोर्स भी कम है, बावजूद इसके लोगों में मतदान को लेकर के एक उत्साह है। दहशत के बावजूद लोग ग्रामीण इलाकों में जिस ढंग से मतदान के लिए आ रहे हैं, ये बस्तर के लोगों का हौसला बताता है कि बस्तर में कभी भी बुलेट बैलेट पर भारी नहीं रहा है। यद्यपि अगर हम आंकड़ों को देखें तो बस्तर में अब तक का जो संसदीय लोकतंत्र है, लोकसभा के लिए जितने बार भी जो चुनाव हुए हैं, उनमें विधानसभा के मुकाबले प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। पिछली लोकसभा चुनाव में बस्तर में 59.3% पोलिंग हुई है। लेकिन इस बार का ओवरऑल जो माहौल दिख रहा है, मुझे लगता है कि मतदान गर्मी भी है और दहशत भी है। इसके अलावा लोगों में चुनाव को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मतदान का ओवरऑल जो प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहने वाला है। रही बात मुद्दों की, तो आमतौर पर लोकसभा के जो चुनाव हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। बस्तर एक ऐसा इलाका है, आदिवासी नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां पर स्थानीय मुद्दे आमतौर पर काफ़ी प्रभावी रहते थे। लेकिन इस चुनाव में जो राष्ट्रवाद की जो एक हवा है वो शहरी इलाकों में कुछ कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। ओवरऑल बस्तर के परिदृश्य में अगर हम देखें, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस्तर आज भी विकास से काफ़ी दूर है। बस्तर में यद्यपि सरकारों ने पिछले कुछ समय से विकास की कोशिश की है, लेकिन अभी जो सरकार बदली है, बदलने के बाद सरकार ने विकास कार्य बंद किए हैं और बस्तर के आदिवासी इलाके में, खासकर अभी मैं जो 2-3 दिनों तक ग्रामीण इलाकों में मैंने जो भ्रमण किया है, इस दौरान मुझे जो लोकल मुद्दे थे, मतलब यहाँ के आदिवासियों को जो सरकार पहले चना देती आई है, यहाँ पर मुफ्त में नमक दिया जाता रहा है, ये 2 इशू जो है, ये दोनों योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी हैं, राज्य सरकार ने बंद कर दी हैं। इसको लेकर के थोड़ा सा आदिवासियों में असंतोष जरूर दिखाई दे रहा है, पर ओवरऑल ये मतदान में कितना असर करेगा ये देखने वाली बात होगी। जब विधानसभा चुनाव के मतगणना होगी, मतगणना के बाद क्षेत्र वाइज जब इसका विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिए हैं, तब इस पर मुझे लगता है कि सही तस्वीर सामने आएगी। पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि बस्तर का जो मतदाता है, इस बार दोनों प्रत्याशी, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, इतने चर्चित प्रत्याशी नहीं हैं। भाजपा प्रत्याशी जो बैदुराम कश्यप, वो भी चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार वहां से विधायक रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं उनसे चुनाव हार चुके हैं। दीपक बैज की भी स्थिति, दूसरी बार विधायक बने हैं और दूसरी बार विधायक बनने के कारण, चूंकि वो अपने क्षेत्र को ज्यादा ध्यान दिया है उन्होंने, बस्तर के ओवरऑल जो 8 विधानसभाओं का जो क्षेत्र आता है उसमें उनका प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय दलों के जो शीर्ष नेतृत्व और उनके राष्ट्रीय मुद्दे
बस्तर के इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, ये एक पूरी की पूरी जो वहाँ से स्थिति दिखी है रमेश साहब, वल्यानी साहब, आपको देख करके क्या लगता है आपकी बार किस तरह और किस तरफ बस्तर जा सकता है? क्योंकि ये बात तो तय है कि हर बार बस्तर ने अलग अलग तरीके का मैंडेट दिया है। लोकसभा के लिए अलग उनकी परिस्थिति रही है, उनका मूड रहा है या उनका चयन रहा है, और विधानसभा के लिए एक अलग चयन रहा है। विधानसभा में आप लोगों को ज़्यादा सीटें देते हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी पर विश्वास करते हैं। अब की बार अगर नेशनल पर्सपेक्ट में मुद्दे देखें तो सारे मुद्दे और राष्ट्रवाद एक तरफ ये दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ अगर आप अपनी आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने एक योजना को प्रचार किया, लेकिन जो राष्ट्रवाद बीजेपी उठा रही है उसमें कुछ पॉइंट्स आपके मैनिफेस्टो के आपके लिए भारी पड़ रहे हैं। कहाँ जाता दिख रहे हैं आपको चुनाव? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2018 से बदलाव की बयार बही है, और बदलाव की बयार जो बही है वो पूरे प्रदेश में बही है, उसमें बस्तर भी शामिल है। और ये पहली बार हुआ है कि 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की, और दंतेवाड़ा में भी हमारी देवती कर्मा जी बहुत कम मार्जिन से हारी, और कुछ पारिवारिक कारण से हुए। तो वहां पर एक जो बदलाव की बयार बनी हुई है वो आज भी कायम है। सामान्य रूप से आप देखेंगे कहीं भी चुनाव में कि 6 महीने या 1 साल तक पब्लिक का मूड बदलता नहीं है, और फिर इन 100 दिनों में हमने जो आदिवासियों के साथ वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने धान का खरीदी मूल्य 25 रुपए क्विंटल घोषित किया था, 25 रुपए में धान खरीदी काम किया। हमने आदिवासियों को विश्वास दिलाया था कि जो लोहांडी गुड़ा में टाटा वल्यानी साहब, आपने जो सीटों का जिक्र किया, मैं पहले उसी पर आता हूँ। सीटों के मामले में तो ये परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि बस्तर में पिछली बार आपको सीटें ज्यादा ही थी, अब की बार आपकी सीटें और बढ़ गई, तो इसमें परिवर्तन की लहर आप कहाँ देखते हैं? प्रदेश के लिहाज, अगर प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो कहा जा सकता है? नहीं, आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वोट का परसेंटेज भी वहां बढ़ा है हमारा। और दूसरा ये है कि आदिवासियों का तो ये परिवर्तन जगाया है, आपके ऊपर ज्यादा भरोसा हो रहा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन परिवर्तन किस तरह? परिवर्तन लोकसभा तक आएगा, किस आधार पर कहेंगे? देखिए क्या हो जाता है, आम मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि विधानसभा में जिनको दिया वो क्या वायदा पूरा करने की कसौटी पे खड़े उतरे हैं कि नहीं है। हमने लोहांडी गुना की जमीन जो आदिवासियों के से टाटा स्टील के ली गई थी, और टाटा स्टील प्लांट नहीं आया, तो मैं सोचता हूं कि देश के इतिहास में एक छत्तीसगढ़ पहला एक राज्य है जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों की जमीन को वापस करने का फैसला तत्काल लेकर किया। और फिर वहां सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर में क्या है, वहां वन भूमि के पट्टे का मामला था। 8 लाख लोगों के आवेदन थे, रमन सिंह जी ने 8 लाख में से 4 लाख आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, और भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है, कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो 4 लाख आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं उनका पुनः रिव्यू किया जाएगा और उनको अब पट्टे दिए जाएंगे। वहां पर सबसे बड़ा रोजगार का आधार है तेंदुपत्ता का कलेक्शन। ठीक है, वहां मिलता था 2500 रुपया उनको प्रति मानक बोरा, उसको बढ़ाकर हमने कर दिया 4000 रुपया। लेकिन साथ में सक्षम किया हमने। लेकिन साथ में वल्यानी साहब, 2 योजनाएं जो वहां के लोगों के लिए काम की थी, जो नमक की योजना थी, जो चने की योजना थी, जो खुद बता रहे हैं वहां से वरिष्ठ पत्रकार महोदय कि उसकी वजह से, उसको बंद करने की वजह से भी एक माहौल है। आपने एक तरफ जमीन को लेकर के पॉजिटिव सोच दिखाई, वहां पर कदम उठाया, तो दूसरी तरफ किसी योजना को बंद करके उसका नेगेटिव फीडबैक भी वहां से मिल रहा होगा आपको। नहीं, नेगेटिव फीडबैक इसलिए नहीं मिल रहा है, हमने उनकी आमदनी का जरिया बढ़ाया है, और वो इसलिए बढ़ाया है कि वो अच्छी क्वालिटी का नमक चना हो चाहे जो हो, वो अपने दम पर स्वावलंबन के आधार पर खरीद सके। मैं सोचता हूँ कि ये योजनाएं जो बंद हुई हैं, किन कारणों से हुई है जानकारी मुझे नहीं है पूरा, लेकिन इसका कोई बहुत असर पड़ रहा हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, मैं उत्तर लेता हूं। जन विश्वास। ठीक है, मैं उत्तर लेता हूं इस पर थोड़ा सा। केदार जी, क्या लगता है आपको, बस्तर में मुख्य चीज होती है जमीन, आदिवासियों को पट्टे और जमीन लौटाकर, क्या इन 3 महीनों में मौजूदा सरकार ने प्रदेश की वो माहौल बना दिया कि आपको दिक्कत होगी? दूसरा, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां की जनता ने हमेशा आपका प्रतिनिधि वहां भेजा संसद में, लेकिन संसद में वैसी गूंज नहीं सुनाई पड़ी बस्तर की जो बस्तर चाहता था। तो क्या वो परिवर्तन होगा जिसका दावा कांग्रेस का है? देखिए, इतनी दहशत और एक दिन पहले इतनी बड़ी नक्सल वारदात होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में
जो मतदान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नक्सलवाद के खिलाफ एक आक्रोश है जो बैलेट के रूप में दिखाई पड़ रहा है और लोग घर से बाहर निकलकर उसका जवाब देना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक स्वतंत्र पत्रकार मनीष गुप्ता जी की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने ग्राउंड जीरो से जो वाकई में सही रिपोर्ट दी है और उन्होंने जो बताया कि चना और नमक ये सरकार ने बंद कर दिया आते ही, साथ में उन्होंने एक बड़ा विषय रखा जो मैं हमारे बड़े भाई रमेश वल्यानी जी को ये बात सरकार तक भी पहुंचानी चाहिए कि विकास के सारे काम बस्तर में रुक गए हैं। चना भी रुक गया है, नमक भी रुक गया है और ये कहते हैं कि परिवर्तन की बयार बह रही है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार बह रही होगी कि अब उन्होंने जो विश्वास कांग्रेस को करके विधानसभा में वोट दिया, अब वो पछता रहे हैं। वो एक आक्रोश का रूप है कि सुबह जाके किसी के घर में भीमा मंडावी जी के पिताजी को कोई कहता है आज तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा और बोल के हत्या की जा रही है। ऐसा नृशंस कार्य पूरे प्रदेश में, जहां विकास कार्य ठप, चना नहीं मिल रहा, नमक नहीं मिल रहा, साथ में लोगों को बता के उनके पिताजी को बता के बेटे को मारा जा रहा है। क्या इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद रख रही है कि उनको वोट देंगे मेरे आदिवासी भाई? अरे आज पहले पत्रकार है जिनकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आपके चैनल में जो बैठे हैं, मनीष जी, और इसका इस बात का दिया मैंने उत्तर आपको साफ दिया कि इसका लाभ कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है मिलने वाला नहीं है। दूसरा, राष्ट्रवाद की बात आपने दूसरा प्रश्न पूछा, उसका भी जवाब ले लीजिए। जमीन की बात कर रहा हूं, जमीन लौटाने का पॉइंट कहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, आपके पास में इसका क्या उत्तर है? आपने जिन योजनाओं के बंद होने की बात की, मैं उत्तर लूंगा उनसे, लेकिन एक बात है कि सरकार ने आते ही जमीन जो उद्योगपतियों के पास थी, जो अनयूज थी, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो लौटाई है। ये कानूनी बेनिफिट मिलेगा? ये नहीं, ये कानूनी रूप से होना था। भारतीय जनता पार्टी भी देती, 5 वर्षों का समय रहता है। जमीन अधिग्रहण के बाद अगर कंपनी ने वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई तो वो जमीन वापस होती है, भारतीय जनता पार्टी देती। पर क्योंकि सरकार बदल गई और ये सरकार का कर्तव्य था, जो सरकार आई उसने वापस किए। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि वनवासी जो पट्टे देने थे, इन्होंने आजादी के बाद एक भी पट्टा नहीं दिया। आज पट्टे की बात करते हैं, अगर सबसे पहले पट्टा दिया तो डॉक्टर रमन सरकार ने, और एक साथ 3.5 लाख पट्टों का वितरण किया था। यह बता दे मेरे को, उसके पहले अगर इन्होंने कोई एक पट्टा वितरित किया हो। जब इनकी जिम्मेदारी होती है, जब ये सरकार में होते हैं तो बिल्कुल ना गरीब का ध्यान देते हैं ना आदिवासी का ध्यान देते हैं, और जब सरकार में बैठ जाते हैं तो चना बंद करते हैं, नमक बंद करते हैं और विकास के कार्यों को रोक देते हैं। ये जवाब दे, 3.5 लाख वन भूमि विकास के पट्टे किसने दिए थे? सबसे पहले किस पार्टी ने दिए थे? ठीक है, उत्तर ले लेता हूं। पुनीत जी, मुझे लगता है कि हमारे साथी को तथ्यों की पूरी जानकारी होती नहीं है। वन अधिकार अधिनियम जो लाया यूपीए की सरकार ने लाया, उसके पहले तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पाबंदी थी पर्यावरण को लेकर। तो ये यूपीए सरकार का योजना है और राज्य को क्रियान्वयन करना पड़ता है। तो इन्होंने 3 लाख पट्टे जो बांटे वो यूपीए सरकार की अनुमति के बाद ही बांटे हैं। और कौन से सन में मिली अनुमति बताइए यूपीए सरकार की? मेरे को जानकारी नहीं, तो आप क्लियर कीजिए। नहीं, अभी बात कर लेते हैं अपन पूरी। बताइए, पूरी बात तो सुन लीजिए। कब लाया, कौन से सन में लाया? आप तो कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बताइए ना, फिर मैं जवाब देता हूं। वन अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है, उसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी एजेंसी राज्य की होती है। तो आपने पट्टे दिए तो कोई एहसान नहीं किया है। एहसान किया क्या? आप एहसान कर रहे हैं क्या? 4 लाख पट्टे जो बाकी है वो आप दे के अब एहसान कर रहे हैं? एहसान की बात नहीं हो रही है। बंद करके आप एहसान कर रहे हैं क्या? नमक बंद करके आप एहसान कर रहे हैं क्या? नमक और चना बंद नहीं हुआ है, आप एहसान कर रहे हैं क्या? नमक और चना बंद नहीं हुआ है, अभी मैंने जानकारी हासिल कर ली है। बंद नहीं हुआ है, एक दुष्प्रचार है। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात पुनीत जी कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इस चुनाव में नहीं है। दुनिया ने देखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि आजादी आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान शून्य रहा है। कल तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। ये हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा बता रहे हैं। ये वाकई और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये हमको पाकिस्तान परस्त बात करते हैं। आज इमरान खान और ने बता दिया कि मोदी के साथ क्या यारी चल रही है। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। ये राष्ट्रवाद का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में जो जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, वो सपने टूट गए, वो पूरे नहीं कर पाए। तो उन मुद्दों से हटकर, मनीष जी, मुद्दों से हटकर इधर जाना चाहते हैं। ठीक बात है, मैं मनीष जी के पास जाता हूं। मनीष जी, ये बड़ा पूरे देश का और बल्कि इस दौर का ही दुर्भाग्य है कि आप कोई भी बात कर लें,
ये पाकिस्तान के किसने दो टुकड़े किए थे, या राष्ट्रवाद की क्या डेफिनेशन है, इसमें राष्ट्रवाद कौन किसको सिखा रहा है, इसकी तरफ चर्चाएं चली जाती हैं। एक योजना का जिक्र आपने किया, उस पर डिबेट का एक बड़ा हिस्सा आपने देख लिया, कैसा है? क्या आदिवासियों को ज़मीन लौटाना 3 महीने के भीतर कांग्रेस सरकार के फेवर में माहौल बनाता दिखा आपको? क्या आपको लगा कि लोगों में इस बात का असर है? दूसरा, जिस राष्ट्रवाद को लेकर सारी डिबेट, सारे मुद्दे आकर घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं, क्या उसका असर बस्तर में है? देखिए, मैं जमीन का मुद्दा आपने उठाया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जमीन को लेकर के यहाँ 2 प्रकार की जो स्थिति है वो है। पहला ये तो कि टाटा का, चूंकि हर सरकार जो है वो बेरोजगारों की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने टाटा स्टील प्लांट की स्थापना के लिए टाटा कंपनी को यहाँ आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये हुई कि 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी टाटा कंपनी को जमीन नहीं दे पाई। दूसरी बात, जो भू राजस्व जो पुनर्वास नीति के तहत जो अभी यूपीए सरकार ने जो एक नया कानून बनाया था, उसके अंतर्गत ये कंडीशन लगा दी गई थी कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, 5 साल के अंतर अगर उस प्रयोजन में उस भूमि का उपयोग ना किया जाए तो वो जमीन वापस लौटा देनी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये एक बहुत बड़ी विफलता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में टाटा स्टील प्लांट की स्थापना नहीं की। दूसरा, जो जमीन लौटाने की बात थी, जमीन लौटाने का आंदोलन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर उठाया था और उन्होंने इसके संदर्भ में बड़े आंदोलन किए, जगह जगह धरना दिया, जेल में भी गए। ये कम्युनिस्ट का आंदोलन था। लेकिन कांग्रेस, और इस बीच में एक बात और बता दूं कि इसको लेकर के कम्युनिस्ट के नेता हाईकोर्ट भी गए थे। चुनाव के 1 साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार को, भाजपा सरकार को, रमन सरकार को ये निर्देश दिए थे कि अगर उस जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वो जमीन किसानों को लौटा दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस मुद्दे को पहचान नहीं पाई। 1 साल तक वो फाइल दबाए बैठे रहे और कांग्रेस आई। कांग्रेस ने जब देखा कि ये मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है, इसको हम कैश कर सकते हैं, तो कांग्रेस जमीन पर आई और उसने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया और जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने इस जमीन को वापस किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का चूंकि कमिटमेंट था, इसलिए उस इलाके में जो 10 गांव टाटा स्टील प्लांट से प्रभावित होने वाले थे, प्रभावित थे, उनका जो जनादेश, उन प्रभावितों का वोट जो है निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बस्तर में इतनी खनिज संपदा होने के बाद बस्तर में उद्योगों की स्थापना यहाँ के बेरोजगारों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। कांग्रेस ने जमीन तो वापस कर दी, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट बेरोजगारों में गया है और जो देश के कंपनियों में गया है कि सरकार अगर जमीन नहीं देगी तो उद्योग लगेंगे कैसे, और एक सरकार अधिग्रहित जमीन लेकर के अगर उसको वापस कर देती है तो उद्योग बस्तर में आएंगे कैसे। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसका एक प्रभाव तो निश्चित रूप से, इसका लाभ कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर जरूर मिला है। हिस्सा मनीष जी ये भी है कि आप हर एक डिबेट को देखें, जो मैं लगातार पूछ रहा हूं कि आप हर डिबेट को देखें राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार के आम चुनाव में मैनिफेस्टो से लेकर के किसी भी मुद्दे को आप उठाएं, ये राष्ट्रवाद की तरफ टिल्ट हो जाती है। जब आप बात करते हैं 26/11 की एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से कंधार याद दिला दिया जाता है। जब आप एक संसद के अटैक की बात करते हैं तो वर्तमान में चंडीगढ़ अटैक की बात कर दी जाती है। सवाल यह है कि क्या आपकी बार के चुनाव इन अटैक्स और इसमें विफलताओं के आधार पर लड़े जा रहे हैं? क्या इसका असर बस्तर तक भी पहुंच रहा है, जिसके अपने खुद के इश्यूज हैं, जिसके अपनी खुद की समस्याएं? क्या वहां इस सो कॉल्ड राष्ट्रवाद की डिबेट का असर हो रहा है? और अगर कोई ऐसा कहता है तो यह माना जाता है कि वो देश हित में बात नहीं कर रहा। क्या इस बात का असर बस्तर तक पहुंच रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद जो है निश्चित रूप से अभी जो स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बस्तर भी चूंकि भारत देश का एक हिस्सा है, बस्तर के लोगों में भी राष्ट्रीय भावना कूट कूट करके भरी हुई है।
बस्तर में नक्सलवाद है और कश्मीर में आतंकवाद है। इसलिए बस्तर के लोग आतंकवाद के दंश को, नक्सलवाद के दंश को बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं और उनको लेकर के रिएक्ट भी करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है इस लोकसभा के चुनाव में बस्तर में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि लोकसभा का जो चुनाव है, मैंने जो बात की है लोगों से, बस्तर के स्थानीय मुद्दे इस राष्ट्रवाद के जो कपोलकल्पित या राष्ट्रवाद की जो अभी चर्चा हो रही है उसमें बस्तर के असल मुद्दे दब करके रह गए हैं। बस्तर का नक्सलवाद, बस्तर में आदिवासियों की समस्याएं, बस्तर में विकास, बस्तर में बेरोजगारी की समस्या, बस्तर में इंद्रावती का जल संकट, बस्तर में सड़कों का निर्माण, बस्तर में पुलों की स्थिति, बस्तर में अबूझमाड़ का सर्वे, बस्तर में अबूझमाड़ में सरकार की पहुंच, बस्तर में नक्सलवाद को लेकर के जो एक अवधारणा जो फैली हुई है उसमें सरकार की उपस्थिति का परिलक्षित ना होना निश्चित रूप से एक बहुत संगीन विषय है। छोटा सा एक कमेंट, बड़ा छोटा सा एक कमेंट में यहाँ ले लेता हूं। लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में बहुत ये छोटा अड़ सा एक चुके कमेंट में लेता हूं। वरल्यानी साहब, कोई इसके लिए जिम्मेदार आपको लगता है कि दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं ईमानदारी से? सारे मुद्दे एक तरफ, सारे बस्तर के इश्यूज चले गए और अब केवल दो ही चीजों की चर्चा होती है, एक तरफ से राष्ट्रवाद की, दूसरी तरफ से न्याय की। देखिए, हम लोगों ने आर्थिक मुद्दों पर अपने घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जानबूझकर अपने रिपोर्ट कार्ड से हटकर राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं और मूल मुद्दों से लोकसभा चुनाव को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि वो ये बात करेंगे कि 15 लाख रुपए का सवाल आएगा कि काला धन क्यों नहीं आया, 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं गए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार वो क्यों नहीं दे पाए प्रति साल जो वादा किया था। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने कहा था कि मैं किसानों छोटा जवाब बिलियन गुना बनाएंगे। ठीक है, मैं ले लेता हूं जवाब केदार जी। इसलिए वो जानबूझकर मुद्दों को भटका रहे हैं। जवाब नहीं, इसलिए अपना पक्ष रखें फटाफट जल्दी से। बहुत स्पष्ट बात है कि राष्ट्रवाद को आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सेना को समझते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। ये राजनीतिक अपरिपक्वता कहूंगा मैं इसे। मैं कहता हूं कि आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज कराना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? मुद्रा बैंक से 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना, लोन देना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? अगर देश में अच्छी सड़कें बना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? राष्ट्रवाद की ये परिभाषा किसने तय कर दी कि खाली युद्ध करना राष्ट्रवाद है? ये कांग्रेसियों को राज करना अब सीखना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। जब ये आगे मैं कह रहा हूं राष्ट्रवाद की कल्पना आपके दिमाग में खाली युद्ध से है, सेवा से नहीं है। हम कहते हैं राष्ट्रवाद सेवा का माध्यम है, सेवा करती है, राष्ट्रवादी पार्टी है। आप कैसे कहते हैं कि राष्ट्रवादी खाली युद्ध है? मैं कहता हूं कि आपको सेवा का माध्यम ही राष्ट्रवाद है। अगर कोई सेवा को राष्ट्रवाद समझता है उसे ही हक है कि वो देश में शासन करे। काश केदार जी जो बात आप बोल रहे हैं, काश ये चीजें बाकी चीजों में रिफ्लेक्ट होती। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वल्यानी जी ने कहा रोजगार बताएं, आप अपनी स्वयं की इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं कि नेट चालू करें और देखें कि वो मुद्रा बैंक योजना से कितने लोगों को रोजगार मिला। अरे टीवी में बैठ गलत बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। आज पूरा देश खोले और देखें आप कैसी बात करते हैं। आपने आयुष्मान योजना को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया। मैं आपको 2 आंकड़े उसके देता हूं। पहली तिमाही में 60 करोड़ रुपए का इलाज छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ। दूसरी तिमाही में 180 करोड़ का आयुष्मान से इलाज हुआ। 240 करोड़ कहते हैं कि उसे बंद करें। केदार जी एक मिनट, अगर ये मुद्दे हैं और जनता के बीच रियलिटी में पहुंचे तो इसे नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग बेहतर जानते होंगे। देख लेना ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं बैठकर। बात है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस राष्ट्रवाद की डेफिनेशन की आप बात करते हैं ये नदारद है। ये राष्ट्रवाद है, युद्धों के आंकड़ों में ढूंढा जा रहा है। ये बात आप सहमत होंगे कि युद्धों में ढूंढा जा रहा है और एक दूसरे की विफलताएं गिनाई जा रही। और आरपी सिंह जी भी आ चुके हैं कांग्रेस से। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज इस लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया। समय देखिए सिंह साहब, समय नहीं लगता, 5 साल का वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया और आज हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर लोकतंत्र के इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कितना अहम दिन होता है। सबसे पहले तो इस दिन की ही महत्ता आप बताइए, एक वोटर के लिहाज से, एक लोकतंत्र के लिहाज से
देश के लिहाज से? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम बस्तर के नागरिकों से ये आग्रह करूंगा कि अपने घरों से निकलिए और अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कीजिए, और जो आपके पड़ोसी हैं उनको इस बात से आग्रह कीजिए कि वो भी घर से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। इस प्रदेश के सबसे बड़े चैनल आप हैं, सबसे जिम्मेदार चैनल आप हैं। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप मतदान करने के लिए इतने अच्छे तरीके से नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपनी सेल्फी ले रहे हैं और आप उनकी तस्वीरों को मुफ्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं इसके लिए IBC परिवार को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस प्रदेश के तमाम दूसरे चैनलों से भी आग्रह करूंगा कि वो आपसे कुछ सीखें और इस प्रक्रिया को अपने चैनल पर भी लागू करें। बिल्कुल सिंह साहब, और हम आपको बता दें कि हमारी इस अपील के लिए, हमारे इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर IBC 24 को सम्मान भी हासिल हो चुका है। हमारे दो और मेहमान हमारे साथ में हैं। मनीष गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील मौर्य भी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत में करना चाहूंगी। और उसके साथ सच्चिदानंद जी, यहाँ पर आपसे एक अहम सवाल, कितना मुश्किल होगा इस बार कांग्रेस को टक्कर देना? ठीक है कि इसमें विधानसभा चुनाव में अगर आप देखिए बाजी कांग्रेस के पास चली गई, लेकिन लोकसभा में क्या आपको लगता है कि 10 और 1 का जो आंकड़ा है वो उसे बरकरार रख पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के महाउत्सव में, और जिस प्रकार से प्रातःकाल से ही बस्तर के हमारे मतदाताओं ने मतदान प्रारंभ किया, एक प्रकार से वो नक्सलवाद के खिलाफ लोकतंत्र की एक प्रकार से मुहर है। और हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे जवान, हमारे मतदाता, हमारे जो चुनावी व्यवस्था में लगे हैं, वो सारे कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसको चुनौती रूप में स्वीकार करते हुए लोकतंत्र के इस महोत्सव में, और विशेषकर सभी मीडिया चैनल जिन्होंने इसको प्रातः से ही लोगों को एक प्रकार से जागृत करने का काम किया कि वे मतदान के लाइन में आएँ, घर से निकलें और मतदान केंद्र में अपना बहुमूल्य वोट जो है, बहुमूल्य मत है, उसको निश्चित रूप से दें। ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और बड़ी मात्रा में लोग लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि जो विधानसभा के चुनाव और अभी लोकसभा का चुनाव, तो आप देखेंगे कि लगातार जो चुनाव लोकसभा के हुए हैं, बस्तर का ही हम देख लें तो पिछले 6 बार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर और विजयश्री हासिल करती रही है। और विधानसभा के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन अभी पिछली बार ही हम देखेंगे 2014 में ही जिस प्रकार के परिणाम आए थे, हमारी वहाँ पर विधायकों की संख्या नगण्य थी, बावजूद उसके लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजयश्री हासिल की। और लगातार बलिराम कश्यप जी के समय से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, तब से पहले के चुनाव हम देखेंगे तो लगभग 5 बार कांग्रेस रही, 1 बार निर्दलीय भी वहाँ पर चुनकर आए। लेकिन उन सब के बावजूद अभी लगातार जो रुझान दिखता है वहाँ के मतदाताओं का, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर जो संसद में यहाँ का प्रतिनिधित्व हो, इस दृष्टि से मुझको लगता है कि बस्तर का मतदाता भी जागरूक है। जो 11 में से जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसमें 9 सीटें 8 सीटें जीतने में, 10 सीटें जीतने में यदि अपनी भागीदारी निभाता है तो बस्तर सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है। तो इसलिए ये विधानसभाओं के चुनाव, चलिए विधानसभा और लोकसभा की जो बात है सच्चिदानंद जी, ये तो हमारे जो मतदाता हैं वो नतीजे के रूप में हमें बता ही देते हैं। बस्तर के अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आज दिन है। बस्तर लोकसभा सीट को लेकर वोटिंग हो रही है। आज बस्तर सीट के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से राजनीति चीजों को उन्होंने काफी करीब से देखा है। मनीष जी, यहाँ पर एक अहम सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले ये घटना घटी, उसके बाद ये समझा जा रहा था कि मतदाताओं का जो मनोबल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, क्या घरों से लोग दहशत की वजह से नहीं निकलेंगे। लेकिन आप देखिए ये एकदम उलट हो रहा है। महिलाओं में, लोगों में काफी उत्साह है और अभी तक आप देखिए 10 से ज्यादा % हो चुका है। क्या दिखाता है कि लोग अब इस तरीके की नक्सली घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं, जागरूक हो चुके हैं, लोकतंत्र के महत्व को समझने लगे हैं। देखिए, नक्सलवाद जो है ना बस्तर के लिए कोई नया विषय नहीं है। पिछले 4 दशकों से लोग नक्सलवाद के इस दंश को भोगते आ रहे हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से नक्सली अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे,
बीच में कुछ समय आया कि नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगा, नक्सलियों का क्षेत्र सिमटा, लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों से ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद फिर से अपने पुराने स्तर पर पहुंच रहा है। 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने जिस ढंग से अपने बारूदी विस्फोट से उनके काफिले पर हमला करके श्री मंडावी सहित जो 5 लोगों की उस दर्दनाक हादसे में जो मौत हुई है, निश्चित रूप से इससे क्षेत्र का वातावरण खराब हुआ है, लोग दुखी हुए हैं। वो काफ़ी लोकप्रिय विधायक थे, क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उनकी अपनी पहचान थी, और लोकतंत्र का जो महापर्व है लोकसभा का जो चुनाव, इस दौरान अगर जनप्रतिनिधि अगर मतदाताओं से अपने जो जनता से मिलने के लिए अगर नहीं जा पाएगा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये अर्थ ही निरर्थक हो जाएगा। उसके जनप्रतिनिधि होने पर सवाल उठेगा। जिस ढंग से ये घटना हुई, आसपास के इलाके में दहशत का माहौल था। कल उनकी अंत्येष्टि हुई, हम लोग भी वहां पर गए थे, लोगों में काफी आक्रोश था, नक्सलवाद को लेकर के लोगों में गुस्सा भी है। और जिस ढंग से नक्सली अपने आतंक के बल पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, लोकतंत्र का कोई भी प्रहरी, लोकतंत्र का कोई भी चाहने वाला व्यक्ति जो है नक्सलवाद के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने देगा। और आज जो मतदान हो रहा है ग्रामीण इलाके में, निश्चित रूप से लोग अपने अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं, और इस नक्सलियों के इस जो बुलेट का जवाब वो अपने बैलेट से देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बस्तर के लिए शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि लोगों को और जागरूक होना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ लोगों को अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक आकर के वहां पर अपने मताधिकार का उपयोग करके नक्सलवाद के जो लोकतंत्र की विरोधी सोच है उसको नष्ट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जिस दिन नक्सलवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं नक्सली संविधान को नहीं मानते, नक्सली लोकतंत्र के इस स्वरूप को नहीं मानते, तो आज जो ग्रामीण जनता, जो बस्तर के लोग अपने घरों से निकल करके जिस ढंग से मतदान को लेकर के उत्साह जता रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, बिल्कुल मनीष जी, एक चीज जो आपने कही कि नक्सली शायद किसी चीज को नहीं मानते, नक्सली किसी चीज को नहीं मानते, लेकिन बस्तर की जनता अब जान चुकी है कि अगर उनको विकास चाहिए, अगर उनको जिंदगी में अपने बच्चों के लिए विकास, एक अच्छा जीवन चाहिए, तो उन्हें लोकतंत्र के साथ जुड़ना होगा, और इसीलिए वो घरों से बाहर निकलकर मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार इस पर हम खबर को अपडेट कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमें अपडेट दे रहे हैं। IBC 24 आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। देखिए, आज चूंकि बस्तर का चुनाव मौजूद में बात करते हैं, सिद्धू जी आए, उनका स्वागत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आए थे, 2 दिन मुझे भी उनके साथ प्रचार करने का मौका मिला था। बड़े खुशमिजाज आदमी हैं और लोगों के बीच में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, उनका आने का लाभ मिलेगा। देखिए, बस्तर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये सच है कि बली दादा के जाने के बाद एक जो शून्यता आई है, रिक्तता आई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसको भर नहीं पाया है। उनके पुत्र दिनेश कश्यप जी 2 बार वहाँ से सांसद बनने में कामयाब रहे, लेकिन तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नहीं उन्हें इस योग्य नहीं माना कि उन्हें टिकट दी जाए और वो चुनाव जीतकर फिर आ सकते हैं। तो ये जो शून्यता है, ये जो रिक्तता है, उसको भरने के लिए दीपक वैद्य जी आए हैं। जितने तमाम लोग जिनका राजनीतिक यकीन है, जिनको राजनीतिक स्टडी है, जिनकी राजनीतिक में रुचि है, आज मेरी भविष्यवाणी को याद कर लीजिएगा कि दीपक वैद्य जी इस चुनाव को जीतेंगे। ये छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि वो आगे चलकर एक बहुत लंबे समय तक बस्तर की आवाज़ बनेंगे, और दोनों ही दलों में जो एक राजनीतिक शून्यता उभरी है दिल्ली के स्तर पर, उस शून्यता को भरने का काम अगर कोई आदमी करेगा तो दीपक वैद्य जी करेंगे। मैं ज्योति जी इस विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ, वो यूथ कांग्रेस से आए हैं, मैं भी यूथ कांग्रेस से आता हूँ। बीजेपी भी में आप देखिएगा, जो छात्र नेता के रूप में रहे और आज यहाँ बृजमोहन जी हों, चाहे प्रकाश पांडे जी हों, तो जो लोग युवा राजनीति से देश की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में आते हैं, वो नीचे से जनता को समझते हुए आते हैं, जनता की तकलीफों को समझते हुए आते हैं, जनता की परेशानियों को समझते हुए आते हैं, और वो काफ़ी मुखर होते हैं। तो दीपक वैद्य जी आने वाले समय में बस्तर संभाग का चेहरा होंगे, वहाँ का भविष्य होंगे, और बस्तर का भविष्य जो है उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा।
इसके लिए मेरी उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी भविष्यवाणी की, क्योंकि आपकी कई बातें काफी समय तक रिकॉर्ड रहेगी, वो हम देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे। सिंह साहब, चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद में आप देखिए कि उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी में काफी कवायद की गई, नए एक्सपेरिमेंट किए गए, चेहरे बदले गए। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या संदेश है? क्या जीत वजह थी या हार की वजह से प्रेरणा थी, क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है, ये कोई एक सीट के लिए नहीं, जैसे हमारे कांग्रेस के ज्योतिषी अभी बता रहे थे, तो ये कि भाई उन्होंने बलीराम कश्यप जी के सुपुत्रों पर विश्वास नहीं किया और उनको बदल दिया, और बैजूराम जी आए और उनका भविष्य बता दिया गया। तो ये एक प्रक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी में। यही कांग्रेस में होता तो बगावत हो जाती। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि सभी 11 सीटों पर जो 10 हमारे सांसद थे उनको बदला जाए और नए चेहरे उतारे जाए। इस प्रकार के निर्णय कमोबेश राजनीति में अनेक बार हुआ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नगर निगम के दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का प्रयोग किया था कि जितने पुराने पार्षद हैं, उनके परिवार हैं, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, नए चेहरे उतारे जाएंगे। उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को उस समय नगर निगम में मिला, वहाँ विजयश्री हासिल हुई। तो एक प्रकार से ये एक प्रक्रियात्मक भारतीय जनता पार्टी की सोच के को हमने प्रदर्शित किया है। इसमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। 7 बार के चुनाव लड़े रमेश बैस जी भी उसमें प्रभावित हुए। बैदूराम कश्यप के ऊपर आप लोगों ने विश्वास जताया, इसके पीछे कोई रणनीति, कोई खास कारण आप लोगों ने देखा? देखिए, बैदूराम कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। नीचे स्तर पर अनेक जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी सक्रियता से वे लगातार काम करते आ रहे हैं, और जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे क्षेत्र में उनका एक विशेष प्रभाव, ये संगठनात्मक रूप से भी और जनप्रतिनिधि के रूप में जो उन्होंने काम किए हैं उसका भी उनको लाभ जो है मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ पूरी पार्टी लड़ती है। जो मतदान केंद्र का कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ता है, और निश्चित रूप से पिछले यदि हमने 6 चुनाव में वहाँ विजयश्री हासिल की है, तो उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उस ताकत के बदौलत हमने लोकसभा के 6 चुनाव वहाँ पर जीते हैं। तो ये यही कारण है कि, और हमने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। कार्यकर्ताओं ने बैदूराम जी के नाम पर जो है अपनी मुहर लगाई, और उस निर्णय पर बिल्कुल आपकी बातों से 2-3 जो बातें थी, मुझे लगता है वो कांग्रेस पर कटाक्ष थी, उसका जवाब सिंह साहब को देना चाहिए। एक तो व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, दूसरा अगर ऐसी स्थिति आपकी में होती तो आप लोगों में हंगामा हो जाता। क्या लगता है आपको? देखिए ज्योति जी, एक बात मैं बताऊं, पिछले 25 वर्षों से मैं भी राजनीति में हूँ, और बीजापुर से लेकर बलराम तक यदि आप जाएंगे तो मैं आधा प्रदेश घूम चुका हूँ, आधा जो बचा है अगले 4-5 दिन में घूम लूँगा। ये पहला चुनाव अपने जीवन में मैंने देखा है जिसमें ये लगता है कि बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। एक भी विधानसभा क्षेत्र में एक भी नेता अगर घूमते हुए मुझे देखा तो मैंने तो नहीं देखा। एक वॉल राइटिंग दिखी हो मैंने नहीं देखा, एक बीजेपी का झंडा कहीं देखा हो मैंने नहीं देखा। यहाँ तक कि हम राजधानी में बैठे हैं, बीजेपी का एक वर्कर मुझे घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी की पर्चियां घर घर पहुंच चुकी, वो भी आज नहीं 3 दिन पहले। तो भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से इस चुनाव को हारने के लिए तैयार बैठी है। आपने 10 सांसदों का टिकट क्यों काटे ये बता दीजिए। क्या निकम्मे थे, काम नहीं करते थे, या मोदी जी जिस पैमाने पर चौकीदार के रूप में चोरी करते उस पैमाने पर चोरी नहीं करते थे? तो आपकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए आपने उनका टिकट काट दिए। अगर वो योग्य होते तो योग्यता का पैमाना मान के कोई टिकट काटता है क्या? हर राजनीतिक दल एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि 10 लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव कभी नहीं जीत सकते, इसलिए टिकट काटी गई। मजेदार बात यह है कि वो 10 आदमी अगर चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि 1-2 उसमें से जीत जाते। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, ये तो आपके लिए अच्छी बात है सिंह साहब। एक मिनट ज्योति जी, मजेदार बात यह है कि अब जो 10 लोगों को टिकट दी गई है, वो जिसने भी टिकट दी उसको हम धन्यवाद देते हैं। उसने ये पूरा जांचा परखा और 100% सुनिश्चित किया। चलिए, तो ये बदलाव तो कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा धन्यवाद देते उस आदमी को जिसने टिकट बांटे। सुशील मौर्य जी से भी हम बात कर लेते हैं। सुशील मौर्य जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपने सुना भी होगा कि सिंह साहब ने क्या कहा। आपको लगता है कि बस्तर में उम्मीदवारों का नाम बदलना या पूरी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम बदलना बीजेपी का कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, भाजपा का आंतरिक मामला है। कांग्रेस 2018 के जो विधानसभा चुनाव उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 15 साल भाजपा के कुशासन के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी।
जिसके चलते यहाँ के वोटरों में कांग्रेस के प्रति सिंपैथी जागी। और रमन सिंह का जो कार्यकाल था भ्रष्टाचार से भरा पूरा था, और वही परिस्थितियाँ अभी संसदीय चुनाव में दिख रहा है। मोदी जी ने वादे तो बहुत किए, पर कोई भी वादा धरातल पर दिख नहीं रहा है। चाहे वह 2 करोड़ नौकरी का बात हो, चाहे वह राम मंदिर का बात हो, चाहे वह स्मार्ट सिटी की बात हो, या अन्य मुद्दों पर जो बड़े बड़े वादे किए थे, संकल्प लिया था कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, वह कहीं दिख नहीं रहा है, जिसका असर गांव में दिख रहा है। लोग नाराज़ हैं, नोटबंदी और जीएसटी से लोग परेशान हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। नोटबंदी से महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। महिलाएं इस चुनाव में कांग्रेस की ओर उनका झुकाव है, कांग्रेस वोट करेंगे। और बैदू जो 10वीं उनकी शिक्षा है, और इससे पूर्व भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं दीपक बैज जी के खिलाफ। और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। दीपक बैज जी की एज युवा है, 38 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, बस्तर संभाग के सबसे बड़े कॉलेज से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, तो उनका व्यापक जनाधार है। और टाटा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जमीन से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी। सुशील, यहाँ पर एक सवाल, सुशील यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और भी करूंगी। सुशील, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और भी करूंगी, क्योंकि बस्तर में अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा रहा है, आपको क्या लगता है इस बार कैसे लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्या बस्तर की जनता को प्रभावित करते हैं? क्या लोग उसके आधार और निराधार पर वोट देना और नहीं देना ये डिसाइड कर पाते हैं? क्या ऐसी स्थिति है बस्तर में? देखिए, बस्तर भी एक देश का हिस्सा है, और राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे दोनों हावी होते हैं चुनाव में। राष्ट्रीय मुद्दों पर तो भाजपा फेल दिखी, एक भी उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, पहले जो 6 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं भाजपा से जो सांसदगण है कश्यप परिवार, उन्होंने बस्तर की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचाई। बस्तर में जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याओं से, जैसे नक्सलवाद के मुद्दों पर आज तक बलिराम हो, चाहे वो दिनेश कश्यप जी हो, संसद में नहीं कहे, जबकि नक्सलवाद एक बस्तर के लिए बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ की पलायन समस्या है, करीबन 2 लाख बस्तर से आदिवासी पलायन कर गए हैं। स्थानीय जो यहाँ पर रोजगार की जो एक बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते नक्सलियों की और युवाओं का पलायन, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपका कहना यही है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो चाहे स्थानीय मुद्दे हो, जनता को प्रभावित जरूर करते हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि वहां के मुद्दों को भी दिल्ली में उठाया जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके। तो हमारा पैनल हमारे साथ में बना हुआ है। सिंह साहब, यहाँ पर एक सवाल जो मुझे लगता है आपसे और सज्जिदान जी दोनों से ही करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज आजकल देखिए, पिछले कई चुनाव में जो हमने देखा है कि वो वोटिंग परसेंट जो है तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और वो एक बदलाव के तौर पर हमेशा से वो अपना वोट डालते हैं। आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो क्या लगता है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा इस बार? कांग्रेस को कुछ अच्छी खबर मिलेगी? देखिए, जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ एक बात सामान्य रूप से देखी जाती है कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ जाता है। ये हमने विधानसभा में भी देखा है, लोकसभा में भी जैसा ट्रेंड आज सुबह से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि श्यामगिरी इलाके में 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले वही दंतेवाड़ा बात कर रहा था, और मुझे भी ये वहाँ स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया कि वहाँ की जनता ने नक्सलवाद के आतंक को नकार दिया है और हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी, वही आपने दिखाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि नक्सलियों के हौसले को परास्त करने में आप भी कहीं न कहीं से प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। तो ये देखिए, ये तो तय है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है ये सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जाता है। और मोदी जी ने जितने हवाई सपने दिखाए थे, जितने दिवा स्वप्न दिखाए थे, उसमें वो एक भी सपना पूरा नहीं कर पाए। अभी आते आते मैं देखा मोदी जी की 2 होर्डिंग थी, उसमें लिखा था कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार और फिर से मोदी सरकार। ये अलग बात है कि उस तस्वीर जो मोदी जी की लगी है, उस तस्वीर में 12 बज रहे मोदी जी के चेहरे पे। यदि आपको यकीन हो, फिर से अपना कैमरा में दिखवा लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से आग्रह, कम से कम डरे हुए प्रधानमंत्री की फोटो हटा लीजिए, आप एक मुस्कुराती अच्छी फोटो लगा लीजिएगा। तो 5 साल वो उपलब्धि क्या रही साहब? सेना के नाम पर वोट दे दो, क्यों वोट दें आपको? पुलवामा के नाम पर वोट दे दो, क्यों वोट दे दें? हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे दो। अब साहब आज के अखबारों में एक चीज़ जो मैंने पढ़ी, जो मज़ेदार मुझे लगी, कि बीजेपी की जीत चाहते हैं इमरान खान। ये साहब मैं लेकर आया हूँ कटिंग, बड़ी प्यारी कटिंग थी, और कल मैंने ट्विटर पे इसको पढ़ा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी में से एक राइटर, उसको इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और ये कहा
कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बने। उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मेरा मोदी जी से और उपासना जी से दो छोटे छोटे सवाल, चलिए अब उसका जवाब भी इस लीजिए। प्यार को मैं क्या नाम दूं और ये रिश्ता कहलाता क्या है? बस दो सवालों का जवाब चलिए मुझे दो चाहिए। सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद ज्यादा सवाल का जवाब लेने का वक्त भी नहीं है। निश्चित रूप से सच्चिदानंद जी, अभी तो सिद्धू जवाब जी दे को आपने दिखाया पाकिस्तान प्रेम किस प्रकार से इनके कांग्रेस के नेताओं का रहा है और क्या षड्यंत्र ये इमरान खान से कराना चाहते हैं। इसका जीवंत प्रमाण जो है हमारे मित्र ने बता दिया कि ये भी इस स्तर तक जो है जाकर जो है कि किस प्रकार से चुनावी समर में राजनीतिक लाभ लेना अपने विदेशी राष्ट्र का, अपने विरोधी राष्ट्र का, उस पर भी इस राजनीति जो है कहीं कहीं ना कांग्रेस ने, और ये हम नहीं दिखा रहे हैं उसको, हमारे पक्ष में होता तो हम दिखाते कि भी इमरान खान ये क्यों दिखा रहे हैं। यानी कांग्रेस का हर प्रवक्ता आज कहीं ना कहीं इसको दिखाता रहेगा, क्योंकि ये सुनियोजित कांग्रेस का षड्यंत्र जिस प्रकार से देश के अंदर चल रहा है वो देश के बाहर भी विरोधी राष्ट्रों के साथ मिली भगत। आपने इनके ही जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर जी वहाँ गए, किस प्रकार से वो पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, किस प्रकार से नवजीत सिंह सिद्धू का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं उस तार का ही एक अंग ये भी है। सच्चिदानंद जी, ये पार्टी का है, दोनों ही पार्टियों की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए चलता रहेगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। फिलहाल आज लोकतंत्र का उत्सव का दिन है, पहले दौर के लिए वोटिंग हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालिए। आपके अपनी पसंद का उम्मीदवार, आपकी अपनी पसंद की पार्टी चाहे जो हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको वोट डालना चाहिए, वो बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और सेल्फी भी खिंचा लीजिए, सेल्फी खिंचाकर आज हमारे चैनल पर आप भेज सकते हैं, आपकी तस्वीर भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारे जो खास पैनल में सभी मेहमान जुड़े, मनीष जी, सुशील जी, आरपी सिंह साहब, आप भी, और सच्चिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी दें इजाजत, नमस्कार।